हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 9 का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। कौन सा? भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके अंदर हम भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है, उनकी विशेषता और उनके अंदर कौन कौन से वर्गीकरण किए गए हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करें। बच्चों, हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने आपको मानचित्र कौशल के माध्यम से आपके भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन करके बताया था, और साथ में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुछ महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में अध्ययन किया था कि हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी हैं। तो आज बच्चों हम लेते हैं भारत का भौतिक स्वरूप के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो बच्चों, सबसे पहले बात यह आती है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ। तो ये बात जानने के लिए आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अवगत कराता हूं बच्चों कि आज से लाखों वर्ष पूर्व अपन मान लेते हैं इयोसीन काल। कौन सा काल? इयोसीन काल। इयोसीन काल के अंदर हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी प्रक्रिया घटित हुई जिसके कारण हमारे पर्वतमाला जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं इयोसीन काल के अंदर अपन हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि प्रारंभ के अंदर जो पृथ्वी थी वो दो भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में बटी हुई थी बच्चों? दो भागों। पहला जो भाग था वो स्थल था और दूसरा जो भाग था वो जल था। कौन कौन सा बच्चों? पहला जो भाग था वो स्थल था और दूसरा भाग था वो जल था। अब यदि अपन इस भाग को अपन लेते हैं जल और इस भाग को लेते हैं अपन स्थल, और जो स्थल वाला भाग था उसको उन्होंने क्या कहा? पेंजियम। क्या कहा गया बच्चों इयोसीन काल में स्थल वाले भाग को? पेंजियम। और जो जल वाला भाग था उसे कहा गया पैंथालासा। कौन सा? पैंथालासा। तो बच्चों, एक बात मैं बता देता हूं, ये जो टॉपिक है वो एग्जाम फाइट के अनुसार देखा जाए तो भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो याद रखना, तो स्थल वाले भाग को पेंजियम और जल वाले भाग को पैंथालासा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण जो हमारा स्थल भाग था वो टूटकर अलग हुआ। स्थल भाग था वो टूटकर क्या हुआ? अलग हुआ। और जो स्थल वाला भाग टूटकर हुआ अलग होने का जो दो कारण बताए गए। कितने कारण बताए गए बच्चों? दो। पहला कारण था गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा कारण था ज्वारीय बल। इन दो बलों के कारण ही पृथ्वी का जो स्थल भाग था वो टूटकर कितने भागों में बढ़ गया? दो भाग। कितने भागों में बढ़ गया? दो भाग। पहला भाग था वो लोरेशिया कहलाया और जो द्वितीय भाग था वो गोंडवाना कहलाया। तो उस समय पृथ्वी मुख्य रूप से कितने भागों में बटी? दो, लोरेशिया और गोंडवाना। फिर गोंडवाना वाला जो भाग था वो टूटकर अलग होकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। किस दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा? उत्तर दिशा। और जो गोंडवाना जो प्लेट थे उसमें से एक प्लेट टूटकर अलग हुई, उसका नाम था, प्लेट का नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वो किसका भाग था बच्चों? गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड का इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो भूमध्य रेखा की तरफ गति करने लगी। और जब भूमध्य रेखा की तरफ गति करने लगी तो उसके बीच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, कौन से बच्चों? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक सागर था, उसका नाम था तैतीस सागर। सागर का नाम क्या था बच्चों? तैतीस सागर। तैतीस सागर। लेकिन जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भूमध्य रेखा की तरफ गति करने लगी तो ये 33 सागर था वो धीरे धीरे अरब सागर और हिंद महासागर में मिल गया। कौन से में? अरब सागर और हिंद महासागर में मिल गया। और ये इंडो जो प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो भाग था वो धीरे धीरे जब उत्तर की तरफ गमन करने लगा वो यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। तो इसमें आपको मैं वापस बताता हूं किस तरह ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ जाकर टकराई, उसके बारे में बताता हूं। मान लो ये जो प्लेट थी अपन की वो थी यूरेशियन प्लेट। कौन सी है? यूरेशियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट थी और यहाँ पर एक जो प्लेट थी उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन
प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे 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 इस तरफ यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई, और जब टकराई तो इस समय जहां पर कौन सा सागर था, 33 सागर। 33 सागर के अंदर स्थित जो अवसाद थे, क्या थे, अवसाद, और वो अवसाद वलन के कारण बाहर आ गए, और वहां पर कौन सी पर्वतमाला का निर्माण हो गया, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बच्चों, हिमालय पर्वतमाला का। तो वापस याद रख लेना है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, और टकराने के कारण जो 33 महासागर का 33 सागर का जो अवसाद था वो उभर कर ऊपर उठ गया, और उससे श्रृंखला का निर्माण हुआ, वो कहलाई हिमालय पर्वत श्रृंखला। आज इसी पर्वत श्रृंखला के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की यदि अपन विशेषता की बात करते हैं तो इसमें देखिए, हिमालय पर्वतमाला की पहली विशेषता, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वतमाला। यदि भारत के अंदर देखा जाए तो ये हिमालय पर्वतमाला कौन सी दिशा में स्थित है, उत्तर में स्थित है। देखो बच्चों, छोटे क्लासों के अंदर अपन जब थे तो हिमालय पर्वतमाला के संबंधित बहुत सारी कहानियां और कविता भी सुनी होगी, जो हमारी उत्तरी सीमा की रक्षा भी करता है। क्योंकि जब पहले एरोप्लेन जैसी सेनाएं नहीं थी, उस समय हमारे उत्तर में हमारी रक्षा करने के लिए या हमारे पहरे के रूप में जो खड़ा था वो क्या था बच्चों, हिमालय पर्वतमाला। और ये भूगर्भीय रूप से युवा है। युवा इसलिए है कि उसको बनने जो हिमालय पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है वो आज से अन्य पर्वतमाला की तुलना में बहुत ही युवा मानी गई। और ये दृष्टिकोण से कैसी है, वलित है। वलित का मतलब इसके अंदर उभार आया हुआ है, उभार के कारण से क्या कहा, वलित। और ये नवीन पर्वतमाला वलित पर्वतमाला के नाम से जाना। यदि आपसे पूछ ले विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला का नाम पूछते हैं तो उसका नाम है, आप उनका राजस्थान के अंदर स्थित है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जिसकी उत्पत्ति प्रो-कैम्ब्रियन युग में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, प्रो-कैम्ब्रियन युग में। और इसके समकालीन एक जो पर्वतमाला है वो दक्षिण अमेरिका की है, वो उसके समकालीन मानी जाती है। अब बच्चों यदि अपन नेक्स्ट बिंदु की बात करें, यह पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। इसका जो विस्तार देखते हैं बच्चों, तो ये कहां से कहां तक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। कहां है, पश्चिम से पूर्व। पश्चिम में कौन सा स्थान है, सिंधु। सिंधु का मतलब सिंधु नदी है। सिंधु नदी से लेकर कौन सा नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार माना गया है। किसका, हिमालय पर्वतमाला। यदि बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी की उत्पत्ति किस पर्वतमाला से है, तो आप सीधा उत्तर देना है हिमालय पर्वतमाला से। और ब्रह्मपुत्र नदी का यदि उद्गम स्थान पूछते हैं तो भी कौन सा है, हिमालय पर्वतमाला। और ऐसे तो अपन को देखते हैं सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिमालय के जो कैलाश पर्वत हैं उसके पास के जो पर्वत श्रृंखला है उसे मानी गई है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है, तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है वहां से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और ये भारत के अंदर आते हैं तो इसके अलग अलग नाम ये, जैसे तिब्बत के अंदर देखते हैं और या चीन के अंदर देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है बच्चों, सांगपो। और यदि ये अपन हमारे पूर्वी भारत के अंदर आती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के करीबन, तो इस नदी को हम दिहांग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग। ये पूर्वी भारत के अंदर। जैसे ये असम के अंदर आती है, इसे किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर जैसे ये असम को पार करने के बाद पश्चिम बंगाल से होती हुई जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इस समय इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। मतलब नदी एक है, इसके अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे चीन में सांगपो, तिब्बत में सांगपो, भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास दिहांग, असम के और पश्चिम बंगाल के अंदर ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश के अंदर जमुना। फिर अगला तीसरा बिंदु, हिमालय पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर। वो भी तस्तरी नुमा। किस तरह है, तस्तरी नुमा।
जिस प्रकार तस्तरी होती है उसी आकृति के अंदर ये हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अगला जो बिंदु पर देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, वह हिमालय। क्यों? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो पर्वतमाला जो हिमालय के अंदर जो चोटी है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है बच्चों? 8,848 मीटर। और कई बार आपके अलग अलग पुस्तकों के अंदर थोड़ी बहुत उसकी ऊंचाई में परिवर्तन दिखाता है, उसके 48 की जगह कितना बता देता है? 50। बाकी 8,848 का भी किताबों में देखने को मिलता है। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे स्थित होने के कारण ये विश्व की सबसे ऊंची क्या मानी गई है? पर्वतमाला मानी गई। और आपको यदि पूछ ले बच्चों कि विश्व की सबसे प्राचीन तो अपन की कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। यदि अपन अगर देखते हैं बिंदु की बात, हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। अब अपन देखेंगे हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण। यदि वर्गीकरण के बाद आते हैं तो हिमालय पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। किस तरह बांटा गया वो भी आपको मैं बता देता हूँ। हिमालय पर्वतमाला का तो उत्तर से लेकर दक्षिण के आधार पर 3 विभाजन किए गए। जैसे ये हमारी हिमालय पर्वतमाला है, इस तरह तस्वीर नुमा है। सबसे ऊपरी भाग को उसे कहते हैं महान हिमालय। क्या कहते हैं? महान हिमालय। इस बीच वाले भाग को कहते हैं मध्य हिमालय। और सबसे नीचे वाले भाग को कहते हैं शिवालिक हिमालय। और जैसे शिवालिक हिमालय को पार करते हैं तो हमारा कौन सा भाग आ जाता है? उत्तर का मैदान। कौन सा भाग आ जाता है? उत्तर का मैदान। तो हिमालय पर्वतमाला को मुख्य रूप से श्रेणी क्रम में कितने भाग हो गए? 3। सबसे ऊपरी महान हिमालय, बीच में मध्य हिमालय और सबसे लास्ट में शिवालिक। तो सबसे पहला जो भाग है हिमालय के वर्गीकरण के अंदर महान हिमालय है, जिसका देखते हैं। यदि आपसे बच्चों पूछ लिया जाए महान हिमालय को और अन्य किन नामों से जानते हैं, तो महान हिमालय का अन्य नाम है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री का मतलब यह है कि इस पर्वतमाला या इस श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा बर्फ की क्या पाई जाती है? हिमानियां पाई जाती है। और इस पर हिमानियां पाए जाने के कारण से हिमानी हिमालय भी कहा जाता है। पहला बिंदु देखते हैं महान हिमालय का। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय कहते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग मतलब सबसे ऊपर वाले जो भाग है उस पर्वत श्रेणी को हम क्या कहते हैं? महान हिमालय। क्या कहते हैं? महान हिमालय। जैसे मैंने अभी आपको बताया है महासूत्र क्वेश्चन के आधार पर कि ये जो भाग है वो क्या है बच्चों? महान हिमालय का। कौन सा हिमालय का है? महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। और यदि अगर इस बिंदु की बात करें तो इस श्रृंखला में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर स्थित है। यदि अपन इसमें देखते हैं तो इन पर्वत शिखरों की जो चोटियां हैं वो अधिकतर कितनी ऊंचाई वाले हैं? 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हैं। एवरेजिंग मतलब वैसे तो अपन देखते हैं महान हिमालय के अंदर एक चोटी है, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। उसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। लेकिन एवरेज कब होता है कि सभी चोटियों के औसत निकलता है, उस औसत है वो 6000 मीटर से भी क्या है? अधिक माना गया। अगले बिंदु की बात करें, हिमालय के इस भाग में क्रोड ग्रेनाइट का बना होता है। हिमालय का जो क्रोड भाग है मतलब आंतरिक भाग है वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का बना हुआ है। और ग्रेनाइट आपको पता ही है किसका भाग है? किसका भाग माना जाता है? आग्नेय शैल का भाग माना जाता है, जो ज्वालामुखी क्रियाओं के दौरान उसका निर्माण होता है। और वैसे तो हिमालय का जो ऊपरी परत होती है उसके अंदर बेसाल्ट की मात्रा अधिक होती है, लेकिन आंतरिक भाग में है वो किसके भाग अधिक है? ग्रेनाइट का भाग अधिक है। और आपको मालूम ही है पृथ्वी को भी 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। सबसे ऊपरी जो भाग होता है पृथ्वी का, जो सबसे ऊपरी परत मानी जाती है वो होती है अपन की कौन सी? भूपर पट्टी। कौन सी है? भूपर पट्टी। और जो इसके भूपर पट्टी के जस्ट नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है मेंटल। कौन सा होता है? मेंटल। और सबसे अंतिम भाग होता है वो होता है क्रोड। तो उसी तरह हिमालय का जो क्रोड भाग है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ। तो पृथ्वी को भी 3 भागों में बांटा गया, भूपर पट्टी, मेटल और क्रोड।
फिर बाद में आती है चौथा बिंदु। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई होने के कारण वहां पर तापमान क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है, और साथ में यहाँ पर हिम वर्षा भी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इसकी जो चोटियां होती है वो हमेशा किससे ढकी होती है बच्चों, बर्फ से ढकी होती है। इस कारण से यहाँ पर हिम की जो चोटियों के कारण ही या नदियों का उद्गम स्थान भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। और भारत के अंदर जो अधिकांश उत्तरी भारत की नदियां हैं उनकी उत्पत्ति भी कहां से होती है, महान हिमालय से मानी जाती है। अब अपन नेक्स्ट वर्गीकरण को देखते हैं बच्चों। हमने पहले जो था वो महान हिमालय पढ़ा था, कौन सा, महान हिमालय। अब दूसरा जो भाग है वो है हिमाचल हिमालय। कौन सा, हिमाचल हिमालय। हमने देखा हिमालय के 3 भाग बने थे, पहला महान हिमालय, दूसरा हिमाचल हिमालय और तीसरा शिवालिक। तो हिमाचल हिमालय का जो पहला बिंदु है वो है हिमाद्री के दक्षिण में, हिमाद्री मतलब महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। असम का मतलब विभिन्नता वाली, क्या है, विभिन्नता वाली। इस असम का राज्य का नामकरण ना होकर इसमें अर्थ होता है विभिन्नता। क्या होती है, विभिन्नता। तो ये बहुत ज्यादा हिमाद्री की तुलना में बहुत ज्यादा विभिन्नता इस श्रृंखला में देखने को मिलती है। अगले बिंदु की बात करें, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब होता है जब दोनों तरफ से कोई बल लगता है और बीच के अंदर जब दबाव पड़ता है और उसके कारण जो वलन पैदा होता है उस प्रक्रिया को हम किस में लेते हैं, संपीड़ित। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं एक कोई भी गुब्बारा लूंगा, कौन सा, गुब्बारा, और यदि मैं अपने दोनों हाथों से उसके ऊपर प्रेशर मारूंगा तो उस दोनों बल के दौरान जो गुब्बारा होता है वो बीच से क्या हो जाता है, उभार ले लेता है या वलन पैदा कर लेता है। और उसी प्रकार हिमालय के अंदर भी हुआ कि ऊपर से हो गई महान हिमालय और नीचे हो गई शिवालिक, और इन महान हिमालय और शिवालिक के कारण इसके ऊपर क्या पड़ा था, बल पड़ा, और बल पड़ने के कारण इस हिमाचल हिमालय के अंदर क्या पैदा हो गया, संपीड़न हो गया, मतलब इसके अंदर वलन जैसी प्रक्रिया आ गई तथा परिवर्तित सेलों से हुआ। और इनके अंदर जब संपीड़ित बल अधिक हुआ, दबाव ज्यादा बढ़ा, तो इन सेलों का जो रूप था वो परिवर्तन हो गया। और जब सेलों का रूप परिवर्तन होता है उस समय जो सेल बनती है वो हो जाती है कयांत्रित सेल। कौन सी सेल हो जाती है, कयांत्रित सेल। आपको मालूम ही है, आपने देखा भी होगा पिछले जो क्लासों के अंदर आपने टॉपिक पढ़े थे उसमें आपने देखा होगा सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली सेल का नाम है बच्चों आग्नेय सेल, दूसरी का नाम है अवसादी सेल और तीसरी का नाम है कायांतित या रूपांतरित। आग्नेय सेल का निर्माण किससे होता है वो आपको मालूम है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निकले हुए लावा से। फिर अपन अवसादी सेल का निर्माण किससे होता है कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से बनी सेल। और तीसरी जो सेल है वो कौन सी है, कायांत्रित सेल। और कायांत्रित सेल के जो निर्माण है वो किससे होता है, रूप परिवर्तन से होता है। किसके परिवर्तन से होता है, चाहे वो आग्नेय सेल हो चाहे अवसादी सेल हो, उसके ऊपर जब अधिक दबाव पड़ जाता है या तापमान हो जाता है तो वो सेल अपने मौलिक गुण को खो देती है और रूप परिवर्तन करके किस रूप में धारण कर लेती है, कायांत्रित रूप धारण कर लेती है। अगले बिंदु की बात करें बच्चों, इस श्रृंखला की औसत ऊंचाई, जैसे हमने पिछले जो टॉपिक हिमाचल हिमालय से पहले महान हिमालय पढ़ा था उसकी जो औसत ऊंचाई थी कितनी थी बच्चों, 6000। कितनी थी, 6000। लेकिन हमारे जो हिमाचल हिमालय की यदि औसत ऊंचाई देखते हैं तो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है। कितनी है, 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। और इस श्रृंखला की जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है, 50 किलोमीटर है। तो आपने देखा कि महान हिमालय 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के करीबन होता है और ये 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में स्थित है। अगले बच्चों बिंदु की बात करें तो इस श्रेणी में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है। आपने देखा होगा, दरे नाम सुना ही होगा या पढ़ा भी होगा। दरे होते हैं जिसमें काराकोरम दरा, बुर्जिल दरा या पीर पंजाल श्रृंखला दरा, ये सारे दरे। उन सारे में से सबसे लंबा यदि पूछे श्रृंखला का नाम तो कौन सी है बच्चों, पीर पंजाल श्रृंखला। कौन सी है, पीर पंजाल श्रृंखला।
फिर अगले बिंदु की बात करें, इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल में कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। और इसी मतलब हिमाचल हिमालय के अंदर महत्वपूर्ण घाटियां पाई गई है। क्या पाई गई? घाटियां। मतलब दो पर्वतों के बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी। और जो पर्वतों के बीच के अंदर कौन कौन सी जगह बसी हुई है? कश्मीर बसा हुआ है और हिमाचल बसा हुआ है। और कश्मीर के अंदर जो घाटी पाई गई उसे कश्मीर घाटी कहा गया। और हिमाचल के अंदर दो क्षेत्र है, कांगड़ा और कुल्लू मनाली नाम आपने सुना भी होगा, काफी बार आपने पढ़ा भी है। कुल्लू मनाली, कांगड़ा, कश्मीर घाटी ये भारत के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। गर्मी के दिनों में बच्चों यहाँ पर लोग अपने मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए यहाँ पर लोग जाते हैं। और कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू जैसे क्षेत्रों के अंदर जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं उनको देखकर अपना मनोरंजन करते हैं। अगले जो वर्गीकरण को अपन देखते हैं उसका नाम है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक। तो इस तरह हमने पहले महान हिमालय, फिर हमने हिमाचल हिमालय, इनके बारे में देखा। अब तीसरा जो भाग है वो कौन सा हुआ? शिवालिक हिमालय। आपको पता ही है शिवालिक हिमालय, इन तीनों पार्टों की यदि तुलना करें तो दोनों पार्टों की तुलना में शिवालिक हिमालय नवीन हिमालयों में से एक है, जिसकी ऊंचाई भी कम है और ढलान भी क्या है? अधिक देखने को नहीं मिलती है। अगला बिंदु की बात करें, यदि शिवालिक की पहले बिंदु की बात करते हैं तो इस श्रृंखला की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। देखो टोटल यदि अपन देखते हैं हिमालय की जो चौड़ाई 450 किलोमीटर के करीबन है। कितने हैं बच्चों? 450 किलोमीटर के करीबन। और इनमें से अपन कुछ तो है 50 किलोमीटर तो है हमारे हिमाचल हिमालय, और 10 से 50 किलोमीटर हो गए अपन की कौन सी? शिवालिक। और बाकी जो बची हुई है वो किसकी है? हुई महान हिमालय की हो गई। तो इस श्रृंखला की जो चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों? 10 से 50 किलोमीटर। फिर यदि अपन इसकी औसत ऊंचाई देखते हैं, किस क्या देखते हैं? ऊंचाई। तो इसकी 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में है। 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में। तो आपने देखा होगा इन तीनों वर्गीकरण के अंदर तो अपन को पूछा जाए कि हिमालय की कौन सी श्रृंखला सबसे ऊंची पाई जाती है, तो होगी महान हिमालय। कौन सी होगी बच्चों? महान। और यदि उल्टा सवाल पूछ ले कि हिमालय की ऐसी कौन सी श्रृंखला है जिसकी सबसे कम ऊंचाई पाई जाती है, तो वो है शिवालिक। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है बच्चों? 900 से लेकर 1100। अपने अधिक में देखा तो 6000 है महान हिमालय की। फिर अपन देखा हिमाचल हिमालय की तो 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। और फिर अपन के शिवालिक की 900 से 1100 मीटर के बीच में है। अगले बिंदु की बात करें बच्चों, दूसरा नंबर बिंदु है, यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई। देखो अपन ने देखा सबसे पहले महान हिमालय जो पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ है और वहां पर बहुत ज्यादा हिमालय भी पाई जाती। फिर हमने देखा हिमाचल हिमालय जो संपीड़ित चट्टानों से बना। कैसे? उसका कारण यह है कि बच्चों एक साइड तो अपन की हो गई है महान हिमालय और दूसरी तरफ हो गई अपन की शिवालिक। एक हो गई महान हिमालय और दूसरी तरफ हो गई शिवालिक। ये हो गई महान हिमालय और ये हो गई शिवालिक। और दोनों के प्रेशर के कारण बीच में जो थी वो हमारे हिमाचल हिमालय, उसके कारण ये चट्टानें क्या हो गई? संपीड़ित हो गई। लेकिन शिवालिक जो चोटी है या शिवालिक जो श्रृंखला है उसके अंदर कोई दबाव ना होने के कारण कैसी रही? असंपीड़ित। क्या रही थी? असंपीड़ित। और लोग किससे बनी हुई है? अवसादों से बनी हुई। तो नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद है जैसे कंकड़, पत्थर, रेत और बहुत सारे ज्वासन, उन सारे तत्वों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है बच्चों शिवालिक का। किसका निर्माण हुआ है? शिवालिक, हिमालय। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि अवसाद क्या होता है तो सीधी सी परिभाषा है नदियों के द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, मिट्टी और पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीवों के अंशों से बनी हुई जो अवसाद होते हैं उसी को हम से जानते हैं। अगला बिंदु तीसरा, इनकी घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी होती। देखो नदियां यह बहती है तो अपने साथ लाखों टन अवसाद लाकर आती है और यहाँ पर ढलान कम होने के कारण, ढलान क्या है यहाँ पर? बहुत कम होने के कारण यह सारे का सारा जो अवसाद है
वो नदियां इन्हीं घाटियों के अंदर, मतलब शिवालिक जो हिमालय उनकी घाटियों के अंदर जमा कर देती है। और जब इसमें जमा कर देती है तो यहाँ पर रेत और जो बजरी के समान है वो और जलोढ़ की क्या हो जाती है, एक मोटी परत है इन घाटियों में जम जाती है। और जलोढ़ तो आपको मालूम ही है क्या होती है, इसको यदि आप तोड़कर भी पढ़ते हो, जल प्लस लोड, मतलब जल के द्वारा लाई गई या लोड करके लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़। और आपने देखा होगा छोटी क्लासों के अंदर आपने कि जलोढ़ को मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? 3। लेकिन अपन जो और क्लास है कई किताबों में अपन को 2 भाग ही मिलते हैं, जैसे खादर और बागर। कई किताबों में 3 मिलता है, लेकिन आपके जो आरबीसी एनसीईआरटी बुक्स है उसके अंदर 2 भाग ही है, खादर और बागर। खादर का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी और बागर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। फिर अगले बिंदु की बात करें, हिमाचल हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जानते। देखो अब इसमें बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे ये अपन की महान हिमालय है और ये बीच में हिमाचल हिमालय, तो महान हिमालय और शिवालिक के बीच में, सॉरी, हिमाचल हिमालय और शिवालिक के बीच के अंदर जो ये क्षेत्र है ना, इसको क्या कहते हैं? दून। क्या कहता है बच्चों? दून। याद रखना, हिमाचल हिमालय और शिवालिक के बीच के जो स्थान होगा उसको क्या कहते हैं? दून। इसको दून कहते हैं। 5वां बिंदु है, शिवालिक हिमालय के महत्वपूर्ण दून है देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। यदि आपसे पूछ ले दून कहाँ स्थित होते हैं? शिवालिक। किसके बीच में होते हैं? हिमाचल हिमालय और शिवालिक। महत्वपूर्ण दून कौन सा है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। आपको मालूम ही इन तीनों दूनों के बीच में सबसे बड़ा कौन सा दून है? देहरादून। आपको मालूम ये भी होगा कि शिवालिक के गिरिपथ के अंदर कुछ मैदान है जिसे हम नदियों के द्वार के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? द्वार के रूप में। इसलिए से वहां पर बहुत सारे द्वार भी बने हुए हैं, जैसे हरिद्वार। तो हरिद्वार है तो नदियों के मैदान के रूप में बने गए, इसलिए इसे हरिद्वार कहते हैं, क्योंकि नदियों का यहाँ उत्तर के मैदान में जो प्रवेश होता है इसलिए इसे द्वार मानते हैं। तो ये हो गए हमारे। अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर बच्चों हम हिमालय के जो महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं और हिमानियां हैं उनके बारे में हम विश्लेषण के साथ, मानचित्र कौशल की प्रवृत्ति के साथ अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि कहां पर कौन सा दर्रा है। और इस तरह अपन यदि मानचित्र कौशल से यदि इस दर्रे को समझेंगे तो उसमें आपको समझना भी आसान होगा बच्चों, और साथ में एग्जाम फाइट के अंदर या एग्जाम के अंदर यदि आपसे मानचित्र कौशल से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है तो आपका गलत भी नहीं होगा, क्योंकि 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास के अंदर मानचित्र के अच्छे अच्छे पॉइंटों के साथ सवाल आते हैं और उनको करने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हिमालय और दर्रे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।